शाहपुर में सिविल जजेस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से हमने लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है। उस सिलसिले में आज मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे भाई हैं शानी हैदर जारी एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं और शानी हैदर जारी दोस्त भी हैं, भाई भी हैं मेरे, ये इकट्ठे हम एक ही ऑफिस में बिलोंग भी करते हैं। इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो शानी हैदर जारी साहब पहले भी मुख्तलिफ जुडिशल अकेडमीज में बतौर लेक्चर देते रहे हैं। एक वर्ल्ड टाइम्स बड़ी लाहौर में मशहूर मरूफ अकेडमी है, वहाँ पे आप लेक्चर देते रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल शानी हैदर जारी साहब कि आपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के साथ अपनी एफिलिएशन और मोहब्बत के इज़हार के लिए आप तशरीफ लाए और ताकि नॉलेज शेयरिंग कर सकें हमारे एस्पिरेंट्स के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शानी हैदर जारी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। थैंक यू उस्मान साहब, और आई रियली अप्रिशिएट के जो आपका इनिशिएटिव है, इट्स वेरी गुड। और बार में हमारे ये एक बड़ा यूनिक मैं समझता हूँ कि एक इनिशिएटिव है कि किसी ने ऐसा माहौल जो है वो प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स किए हैं कि जिसमें आप स्टूडेंट्स को और जो यंग लॉयर्स हैं और वो आर एम्बिशियस कि वो किसी सिविल सर्विसेज में या जुडिशरी में प्राइमरीली वो जाना चाहते हैं, तो उनको एक एटमॉस्फियर प्रोवाइड करना आपने अपनी जिम्मेदारी तो बड़ी माशाल्लाह अच्छे तरीके से कर भी दी है और कर भी रहे हैं। बट रिसीविंग एंड जो है वो तो सिलसिला मुझे लग रहा है कि कोई इतने ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स शायद इंटरेस्टेड नहीं इतने रजिस्टर हुए थे जब हमारी इनिशियल बात हुई। सो वंस अगेन आपका शुक्रिया, आपसे जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एज उस्मान सर हैज़ ऑलरेडी सेड कि माय नेम इज़ शानी हैदर और 2011 से आई एम मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट बार। और गालबन उस्मान साहब की मेंबरशिप की तकरीबन 4-5 महीने उनसे सीनियर होंगे और इकट्ठे एक ही चैम्बर में हमने जो है वो वक्त गुजारा है। सो आज जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जाहिर है कि एक लेक्चर में तो उसको नहीं हम उसको सम अप कर सकते, बट जो हमारा जुडिशल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा हम उसको इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम सर वैसे कितना है? 1 आवर। तो 1 आवर के हिसाब से हम जो है इसको इंशाल्लाह जितना भी हम इसको कवर कर सकेंगे वो हम करेंगे। और ड्यूरिंग लेक्चर भी और इवन आफ्टर लेक्चर आप जो अपने क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ओपनली कर भी सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान में ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको बाकायदा तौर पर इनेक्ट किया गया था, या जिस तरीके से भी आप उसको करें इनेक्टमेंट के लिए कोडिफाइड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको प्रोमलगेट किया गया इन 1973। प्रायर टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था, और प्रायर टू 1956 जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है वो वापस कर दिया गया। अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जुडिशल पर्सपेक्टिव में जो प्रोविजंस या जो चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो सबसे ज़्यादा जिसकी रेलेवेंस बनती है, दैट पार्ट इज द जुडिकेचर। तो बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरव्यू जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन is composed of 12 parts। इसके 12 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ दैट पार्ट। वो पार्ट किस चीज़ के बारे में है, उस पार्ट के हिसाब से अंदर उसके डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए उसके अंदर चैप्टर्स रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पार्ट से पहले ये जरा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को आप लोग अपने ज़हन में भी नोट कर लें, वैसे भी अगर आप उसको अपने उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पार्ट से जो फर्स्ट पार्ट है उसके स्टार्ट करने से पहले जो है उसमें प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या होता है?
दिबाचा इफ्तिताहिया तो सबसे पहले इसके अंदर कोई अगराज़ मुकासिद जो है वो बयान किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर बुक के, किसी भी पर्टिकुलर इनेक्टमेंट के। तो प्रियम्बल जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का प्रियम्बल जो है वो कहाँ से लिया गया है? नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद, उसको बुनियाद बनाया गया है प्रियम्बल में, और प्रियम्बल की बुनियाद पर फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन का सारा ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया। सो पार्ट 1 से पहले वो क्या है? प्रियम्बल। पार्ट 1 जो है दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसके अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया कि स्टेट क्या होगी। अब आप कल परसों से शायद सुन रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अब ये जस्ट लाइक AP, पंजाब, ये 5वां सूबा जो है ये गिलगित बल्तिस्तान होगा। तो ये जो टेरिटरी डिफाइन की गई है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर डिफाइन है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 7 तक जो है वो पार्ट 1 है, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 40 तक ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। इस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो उसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 8 एंड एंडिंग एट द आर्टिकल 40। जो अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है और दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डील करता है। तो पार्ट 2 इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट दे आर लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द जुडिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसकी निस्बत कम इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल के अंदर क्वेश्चन आया भी था फंडामेंटल राइट्स। सो पार्ट 2 में आर्टिकल 8 से लेकर और आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। नाउ यहां पर थोड़ा सा रोककर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी? जी, एनीवन? राइट्स डिटेल्स सर तो एक फंडामेंटल राइट्स, एक ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो हैं जो हमें यूएनओ दे रहा है या इंटरनेशनल जो इंस्टाइल किए गए, और फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टाइल किए गए आर्टिकल 1 से 28 जिसमें बता रहे हैं कि हर फर्द को बुनियादी हकूक हासिल हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में बताया है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, इसके बाद एजुकेशन का 25 से, उसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह का जीने का हर चीज़ का मतलब कि मकान का सेहत का। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, सारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो हैं वो इस तरह अप्लाई नहीं हो सकते जिस तरह फंडामेंटल ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल ऑफ पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट के जरिए इन्फोर्स करा सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये हमारे सोर्सेज पर डिपेंड करता है, अगर रियासत के पास वसाइल हैं तो वो कर सकता है, अगर नहीं तो है। बहुत एक्यूरेट आंसर आपका लास्ट टाइम में है, लेकिन ये बात याद रखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोज राइट्स आर बेस्ड ऑन दी ह्यूमन राइट्स। उनमें और फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिकली एक डेक्लेरेशन है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, UDHR, ये आप अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये टर्म बड़ी रेगुलरली यूज होती है। UDHR यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तमाम जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, अब उसमें मोर और लेस अपने अपने लॉ ऑफ द लैंड को और अपने कल्चर को सामने रखते हुए इसमें थोड़ी बहुत कमी तो हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लाइक राइट टू लाइफ जो है पूरी दुनिया में एक जैसा है, और जो शख्स जो कंट्री यूएन का मेंबर है वहाँ पर राइट ऑफ स्लेवरी भी जो है वो उसके अंदर कोई, यानी स्लेवरी भी वहाँ पे अबेंडेंट है, उसको खत्म नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता, स्लेवरी को नहीं आप अप्लाई कर सकते। सो मोर और लेस जो ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक जैसे। अब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को आप कोर्ट्स के जरिए इंडोर्स नहीं करवा सकते। दैट डिपेंड्स एब्सोल्युटली अपॉन द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास सोर्सेज हैं तो वो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक जो चीजें उसके अंदर मेंशन की गई हैं उनको वो प्रोवाइड कर सकती है। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वहां पर उसके अंदर कहा गया है कि जनाब आप एजुकेशन जो है वो फ्री देंगे, तो एजुकेशन एक एक्सटेंड तक गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अब 16 ईयर्स तक नहीं दे सकती गवर्नमेंट, किसी हद तक चले दे भी रही होगी, तो आप उसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपका राइट टू प्रोफेशन जो है वो वायलेट होता है, ठीक है, तो फिर आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ उससे इन्फोर्स करवा सकते हैं, या इस तरह के और जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो चीजें दी गई हैं उनकी अगर वायलेशन हो तो आप कोर्ट से क्लियर करवा सकते हैं, उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 40 पर आकर आपका चैप्टर पार्ट 2 जो है वो खत्म हो जाता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। पार्ट 3 इज बेसिकली वो जिस तरह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब भी कहा करते हैं या धर्मों में कहा करते थे कि असल कॉन्स्टिट्यूशन ही आर्टिकल 41 से शुरू होता है। आर्टिकल 40 से पहले अवाम है, अवाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली अगर हम देखें तो वही अवाम को अप्लाई कर दें तो रियासत का तो मतलब ही पूरा हो जाएगा। जैसे कि देखें ना फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे हमें तो रियासत का मकसद ही हार जाएगा। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आर्टिकल 41 से आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है जिससे मोस्टली स्टेट एंड इट्स मशीनरी इज कंसर्न्ड। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय राइट्स एंड योर राइट्स। उनको इतना ज्यादा परवाह नहीं है कि अगर किसी का वायलेट भी होते हैं तो हो जाए, कोई बात नहीं। बट जब आर्टिकल 41 शुरू होता है और उससे आगे की जो प्रोविजन है वो शुरू होती है तो फिर आप देखते हैं कि एकदम स्टेट मशीनरी जो है वो हरकत में आती है कि भाई ये क्या होगा। सो पार्ट 3 इज अबाउट फेडरेशन। पार्ट 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फेडरेशन के बारे में। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन पाकिस्तान का जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द पावर कहते हैं, दैट इज फेडरेशन। फेडरेशन कैसे कंपोज होता है? वो पाकिस्तान का कैपिटल, फेडरल कैपिटल और उसके साथ 4 प्रोविंसेस। प्रीवियसली एक तीसरा यूनिट भी मौजूद था जिसको हम फाटा के नाम से याद करते हैं, बट नाउ फाटा हैज बीन मर्ज इनटू ए प्रोविंस। केपी में उसको मर्ज कर दिया गया है अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। तो अब करंटली पाकिस्तान के 2 ही फेडरेटिंग यूनिट्स हैं मेन, यानी कि फेडरेटिंग यूनिट्स तो वैसे 5 बनते हैं, लेकिन आप उसकी अगर कैटेगराइजेशन करते हैं तो एक फेडरल कैपिटल है और 4 प्रोविंस हैं करंटली। 5वां प्रोविंस दे आर गोइंग टू ऐड इन कमिंग डेज। सो फेडरेशन की जो सबसे पहली उसका एक यूनिट है या फेडरेशन का जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो जिसको कहते हैं ना एक कॉर्नर स्टोन है इस पूरे सिस्टम का। आप कोई काम आपकी रियासत का वो प्रेसिडेंट के बगैर नहीं हो सकता। ही इज दी बेसिकली वो एक पर्सन का नाम नहीं है, आरिफ अलवी इज नॉट ए पर्सन, ही इज दी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एक शख्सियत नहीं, वो एक इदारे का नाम है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो एक लम्हे के लिए भी मुल्क से बाहर जाता है तो उसकी जगह एक इनकम्बेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर इमीडिएटली आ जाता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, विदाउट एनी गजट नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंट वहां पर उसकी उस प्लेस में वो फौरी तौर पर आ जाता है। चेयरमैन सेनेट होता है, अगर वो भी नहीं होगा स्पीकर होगा। लाइन ऑफ सक्सेशन जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है कि कौन हु मे एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द कंट्री और ही इज अनेबल टू परफॉर्म और ही हैज रिजाइंड और गॉड फॉरबिड के वो आ गया है, तो उस सूरत में कौन शख्स जो है वो प्रेसिडेंट के इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेगा। सो फेडरेशन पार्ट 3 स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 41 एंड एंडिंग एट आर्टिकल 100। 41 से लेकर आर्टिकल 100 तक जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। समझा गई बात की? ओके, अब इसी दौरान प्रेसिडेंट है, फिर पार्लियामेंट का जिक्र होगा, उनके इख्तियारात, उनके क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली अभी हमारे पास टाइम चूंकि कम है तो मैं इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आर्टिकल 100 के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 101 क्या शुरू हो जाता है? प्रोविंसेस।
आप देखिए स्कीम ध्यान में रखिए, पहले एक अवाम या रियासत का ओवरऑल व्यू बताया गया, उसके बाद फेडरेशन और उसके बाद प्रोविंसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 101 एंड एंडिंग एट आर्टिकल 140 या 140A इसको आप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रोविंसेस भी खत्म हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट खत्म हुआ? 4th पार्ट, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, और है भी ऐसा, आपने फेडरेशन को भी जिक्र कर लिया, उसका भी आपने प्रोविंसेस का भी जिक्र कर लिया, अब क्या होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, अगला पार्ट वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 141 एंड एंडिंग एट 159। ये 5वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, आर्टिकल 159 पर वो खत्म हो जाता है। उसके बाद 6th पार्ट क्या है? दैट इज फाइनेंशियल मैटर्स एंड सूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो तमाम चीजें मिसलीनियस है, इसका एग्जैक्ट हेडिंग में इसमें आती हैं, बट सूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये इसका जो रियासती मशीनरी के जो काम है उसके करने के वो पार्ट नंबर 6 स्टार्ट होता है आर्टिकल 160 से एंड एंड्स एट आर्टिकल 174, ठीक है। तो ये 6ठा पार्ट यहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म है। 7वां पार्ट वो है कि जिसके लिए आज हम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, दैट इज जुडिकेचर, हमारा अदालती निजाम क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 175 एंड एंडिंग एट आर्टिकल 212, 7वां पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जुडिकेचर का है, 7वां पार्ट है, जिसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जिसके अंदर आपकी हाई कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट है। ये 3 कोर्ट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत इनेक्टमेंट से बनी है, बात समझेंगे, दोनों में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, जब भी आपसे कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी क्या है, तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट, ये 3 कोर्ट्स हैं। ओरिजिनली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बाद में ज़ियाइजेशन जब हुई, तो उसके बाद फिर इस्लामाइजेशन, तो मैं उसको नहीं कहता, वो ज़ियाइजेशन ही थी, तो उसके बाद फिर ये फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसके अंदर ऐड कर दिया गया, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर उसके अंदर ऐड कर दिया गया आर्टिकल 203 के अंदर। आफ्टर 7th पार्ट, 8th पार्ट जो है दैट इज अबाउट इलेक्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 213 एंड एंडिंग एट 228, 6 पे खत्म होता है, चलिए 226 पर इलेक्शंस का जो पार्ट, हाँ ठीक है, 226 पर खत्म हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 8 विच इज अबाउट इलेक्शन। पार्ट 9 इज अबाउट इस्लामिक प्रोविजंस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 227 एंड एंडिंग एट 231। पार्ट नंबर 9। पार्ट 10 इज अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, Part 10 emergency provisions starting from article 232 and ending at 237, ठीक है, ये आपका पार्ट 10। 11 पार्ट वो बिल्कुल छोटा सा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 238 और 239 सिर्फ उसके ऊपर मौजूद है, और उसके बाद आपका आखिरी पार्ट जो है पार्ट 12 जो मिसलिनियस का पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 240 एंड एंडिंग एट 280, ठीक है। ये आपका टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू है। अब क्या इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मौजूद है? हमने प्रीएम्बल का जिक्र कर लिया, हमने पार्ट्स का जिक्र कर लिया, तीसरी एक चीज भी मौजूद है, शेड्यूल्स। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल्स थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आफ्टर सो मेनी अमेंडमेंट्स वो 2 शेड्यूल जो है उसमें से निकाल दिए गए हैं। करंटली देयर आर ओनली 5 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल ओवरव्यू जो है वो ये 3 कैटेगरीज में मुश्तमिल है। एक है प्रीएम्बल, दूसरा उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स, और तीसरा उसके जो शेड्यूल्स हैं।
5 शेड्यूल्स हैं। अब प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 5 शेड्यूल्स। तो ये आपका टोटल ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 175 से। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन चूंकि आज हमने इसको सोचा है कि हम उसको स्टार्ट करें जुडिशरी से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज्यादा कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ऐसा जिसको आप कहेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है। आई मीन राइट टू लाइफ जो है, अब इसको क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। वो अगर आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ें तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट अगर उसकी जरूरत होगी तो कमिंग डेज में उसके लिए भी एक लेक्चर जो है वो किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 175 से। आर्टिकल 175 से पहले एक चीज जो आप सबने बुनियादी तौर पर पढ़ रखी होगी, दैट इज कि स्टेट के 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और इसी तरतीब से डिस्कस किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बिल्कुल इसी तरतीब से। चौथा पिलर मीडिया। सॉरी, चौथा पिलर मीडिया। चौथा कौन सा? मीडिया। वो नहीं, वो असल में ना थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली मीडिया भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकलता है, आर्टिकल 19 से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से निकलता है, ठीक है ना। तो लिहाजा वो एज सच एक पिलर ऑफ स्टेट नहीं है, वो बना दिया गया, वो एक बनाने की गुफ्तगू की खातिर उन्होंने। सो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव में आप याद रखें कि तमाम काम कौन कर रहा है पाकिस्तान में? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात याद रखें, कोई काम प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से, ये अलग चीज है कि ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन एडवाइस, वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के एडवाइस का पाबंद है, लेकिन काम सारा उसी के। आपने अगर पासपोर्ट भी बनवाया तो पासपोर्ट भी आपको प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ट्रीटी अगर पाकिस्तान साइन करता है तो उसके अंदर सॉवरेन गारंटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होती है, इसीलिए वो ऑफिस परमानेंट है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते तो उसके लिए प्रोसेस है, 4-5 दिन के अंदर उसको दोबारा एक पार्लियामेंट को दोबारा कन्वीन किया जाएगा, नेशनल असेंबली को रोल इलेक्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे तो इमीडिएटली उस जगह प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, और फिर तीसरा जो पिलर है दैट इज जुडिशरी। इसी तरतीब से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 175 से। एस्टैब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। कहते हैं देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस एंड ए हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड सच अदर कोर्ट्स एज मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 3 किस्म की कोर्ट्स आर्टिकल 175 बताता है। पहली कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी कोर्ट हाई कोर्ट्स, और तीसरी कोर्ट जो है वो सो मेनी अदर कोर्ट्स जो एज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ। अब वो लॉ के मुताबिक कोर्ट्स कैसे बनती हैं? लाइक एंटी नार्कोटिक कोर्ट है, एंटी नार्कोटिक्स को डील करती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, वो कैसे बनी है? वो स्पेशल इनेक्टमेंट के जरिए बनी। इवन जो आपका सीआरपीसी है, उस्मान साहब माशाल्लाह इसमें बड़ी कमांड रखते हैं, सीआरपीसी भी आपकी एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन ना। तो सीआरपीसी के अंदर भी आपकी जो कोर्ट्स बनी है, लाइक सेशन कोर्ट है या सीपीसी के मुताबिक आपकी सिविल कोर्ट्स बनी है, तो वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं उनको बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे सिविल कोर्ट्स का या क्रिमिनल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स का कहीं जिक्र नहीं है, सेशन कोर्ट का कहीं पर नहीं। वो कहां बनी? वो उस इनेक्टमेंट के अंडर बनी, जो इनेक्टमेंट, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत बनाया गया, ठीक है। तो तीसरी जो किस्म है दैट इज सो मेनी अदर कोर्ट्स एज मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी लॉ को बना दिया गया, वो टेररिज्म का लॉ बनाया, वो कस्टम का बना लिया, वो एफआईए का बना लिया, वो नार्कोटिक्स का बना लिया, वो कंज्यूमर का बना लिया, वो जितने लॉज बनते चले गए उतनी वो कोर्ट्स बनती चली गई। ठीक हो गया।
court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution or under any law. किसी कोर्ट के पास भी ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है जो लॉ में ना लिखी हो। इसी तरह इसी से एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर कि जो कोर्ट्स हैं वो कोई ऐसी सजा नहीं पास कर सकती जो लॉ के अंदर उनको जिसकी इजाजत नहीं है। हम ब्लास्फेमी लॉ की बात करते हैं तो ब्लास्फेमी की सजा क्या है? 295C में सजा मौत है, ठीक है। लेकिन आपने नारा एक बड़ा नॉर्मल सुना होगा, सरपंच से जुदा। तो सरपंच से तो जुदा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। इसको लॉ में नहीं लिखा गया, कहीं पर नहीं लिखा गया। पर्पस वही है कि सजा मौत है। सो सजा वही कोर्ट वही सजा दे सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या लॉ के अंदर उसको ऑथराइज हो। अब वो जज साहब एक हैं मुशर्रफ, उन्होंने लिखा कि मुशर्रफ मर भी जाता तो उसको घसीट के लाओ और फिर डी चौक पर चापता, ठीक है। ये nobody can expect even from a session judge, let alone a justice of a high court हो, तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये आपके जज्बात जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट्स होती हैं जब आप जजमेंट जब आप लिख रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू द डिक्टेट्स ऑफ लॉ। आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अफेक्शन जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करनी। उसके बाद तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डेलिकेट पॉइंट है आर्टिकल 175 का, दैट इज द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 इयर्स फ्रॉम कमेंसिंग डे। कमेंसिंग डे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखें 14 अगस्त 1973। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसिंग डे है, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ, स्टार्ट हुआ, दैट इज 14 अगस्त 1973। वो कहता है कि इस दिन से लेकर 14 साल के अरसे में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया। ठीक हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारे प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रीएम्बल, उसके अंदर भी ये बात लिखी गई है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर मुमकिन नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम हूम, किससे आजादी चाहिए जुडिशरी को? थ्योरेटिकल बात करें तो जुडिशरी, हम कहते हैं कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए, किससे? इंतजामिया से। और सेपरेशन ऑफ पावर कोई डॉक्ट्रिन को इधर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। पार्लियामेंट से भी आजाद हो गई। माधव के साथ आप लोगों से कौन आजाद कराएगा? इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो सकता until and unless the judiciary is independent from all sides of pressure and influences. मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसमें माजत अगेन आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, बट हकीकत यही है कि जहां इंतजामिया, देखें हमारे मुल्क में मसला ये है कि वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कॉन्सेप्ट है। जी मैंने वो आपकी बात से तो एक बात याद आ रही है। नॉर्मली मेरे साथ तो एटलीस्ट होता है इस तरह, बाकी मैं किसका नहीं कुछ कह सकता, आई डोंट नो मैरिड लोग कौन कौन से हैं। तो मेरे साथ तो ये होता है कि जब मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, तो वो तो अच्छा काम करती है ना, तो मेरी मिसेज कहती है कि देखें मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया। और जब वो कोई काम खराब करती है कि आपकी बेटी ने क्या किया, तो जब काम खराब होगा वो आपके ऊपर क्या है। इसमें सारा सिंटैक्स यूज किया जाता है कि गलत काम करे तो अपने आप को आई, जब भी अच्छा काम करे तो जरूरी को प्रेजेंट करे। इंग्लिश का मतलब जब कोई अच्छा काम करे तो दूसरे को दोनों पहले प्रेजेंट करे, और आप लोग आगे करते हैं आई को पहले प्रेजेंट करें। कभी ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन henceforth I observe। चलें, सो यू और आई वटएवर इसकी सेंस आप ले लें, यानी कहने का मतलब है कि हम मुकला हजरात जो हैं, चले इंतजामिया से भी आजाद हो गई जुडिशरी, वो एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों से भी आजाद हो गई,
तीसरी कुव्वत जो है उससे आज़ादी कैसे मिलेगी, खासतौर पर पाकिस्तान। और वो कुव्वत माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। कहने का मतलब ये है कि बार एसोसिएशन जो हैं वो बहरहाल किसी ना किसी तरीके से कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। बार एसोसिएशन तो चले, एक अगला कैडर आ जाता है, वकील ही माशाल्लाह आप जानते हैं कि हम सब किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो फिर इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हर तरीके से आज़ाद। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जब वो हमारे, कि वो भी हम ही से गए होते हैं, जो जज आज़ाद हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी के हैं, वो भी हम ही से उठकर गए होते हैं। इधर से भी निकल के जाने हैं। तो वो जब जज उधर पहुंचते हैं तो उनका भी जो एटीट्यूड होता है वो यही होता है कि वो समझते हैं कि हम भी किसी चीज़ के मातहत नहीं। और बड़ा मशहूर एक अमेरिका के एक जज का एक है कोटेशन है कि वी आर अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी इंटरप्रेट टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं। सो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, किस हद तक जो है वो जुडिशरी आज़ाद हो सकती है, किस हद तक नहीं हो सकती। लेकिन जिस किस्म के इन्फ्लुएंसेस पाकिस्तान में हैं, इसकी दुनिया के अंदर मिसालें अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। ठीक है, जज को कॉल करना, उनको थ्रेट करना, ये जो रिपब्लिक्स हैं, जो कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं जहाँ पे ड्रग लॉर्ड्स की हुकूमतें नहीं हैं, वहाँ पर तो ये आपको जरूर मिल जाएगा कि पूरी कोर्ट्स के ऊपर हमले कर दिए, कोर्ट ही तबाह कर दी, रिकॉर्ड जला दिया, सारा कोर्ट के अंदर का रिकॉर्ड जला दिया, जजेस को मार दिया। कोलंबिया के अंदर आपको पता है कि जजेस जो थे बाकायदा मास्क पहनकर केसेस की हेयरिंग करते थे, कोरोना की वजह से नहीं, थ्रेट्स की वजह से। तो वो पाकिस्तान के अंदर उस तरह के सिलसिले पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली चलते रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से किसी की टेप आ जाती है सामने, किसी को किसी और तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। तो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो रेसिप्रोकल है कि जितने हम अपने आप को कानून के मातहत समझते हैं उसी तरीके से जजेस भी मातहत होंगे, उसी तरीके से बाकी तमाम इदारे उसको करते हैं। तो ये सर आप जुडिशरी के पेपर में भी हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, किसको आना? नहीं सर प्लीज, मैं वैसे क्या फौज भी जुडिशरी के पाबंद है? जी सर, मैंने इससे पहले आपके आने से पहले ना मैंने इस बारे में बता दिया था। वैसे तो पाबंद है, वैसे नहीं, वैसे अमली तौर सर हम तो लॉयर हैं, हम तो लिखी पढ़ी बात ही करेंगे। तो लिखी पढ़ी बात के मुताबिक तो फौज पाबंद है उसकी। लेकिन सर वो पाबंदी करती नहीं है। जब मुशर्रफ आया फिर भी नहीं की, जियाउल हक आया फिर भी नहीं की, तो अयूबा आया फिर मेरे ख्याल से जितने हम हॉल में मौजूद हैं, आप सबसे एक्सपीरियंस लॉयर हैं, तो आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं कि बुकला जो हैं सर इस टाइम आप लेक्चर दे रहे हैं, मैंने यही अर्ज है, बाद सवालों के जवाब होते हैं, इल्जामी जवाब होते हैं, यानी काउंटर क्वेश्चन आप करते हैं। तो आप ये बताएं कि क्या बुकला जो है अदालतों को आजादाना तौर पर काम करने देते हैं? ये आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? एक एग्री कर रहे हैं, बाकी सब में से दो एग्री कर रहे हैं। आपने नहीं दिया ना, मुझे आपकी बात तो 100% यकीन है कि आपने नहीं दिया, बस इसमें सर आपकी इजाजत से ये एक एकेडमिक क्लास है जिसका खालिस्तान पर्पस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है सर। तो यू आर माय यंगर ब्रदर, आई नो पोलिटिकली जनाब का जो विजडम है हमेशा मैं भी उससे मुस्तफीद हुआ हूँ, और वो रियलिस्टिक जो हकायक हैं वो हमारे माशरे में इंटायरली डिफरेंट है। आई डू एग्री विद यू सर, लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजी, ये आपके बहन भाई सारे छोटे बैठे हैं सर, एकेडमिक वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से और जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें अगर हम प्लीज अगर लें तो मेरा ख्याल है सर मैं सर एक में बस वाइंड अप कर रहा हूँ सर। वो वाइंड अप मैंने अच्छा साहब के आने से पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो लॉ नाफिज है ना, वो लॉ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जिधर दाव लगा है उसने उतना जुडिशरी और तमाम इंस्टीट्यूशन को उतना ही उनके साथ प्ले किया है, इसमें किसी को कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं। ओके, यहाँ तक था 175 और अब 175A। ये 175A जो है, दिस वाज एडेड
इन द 18th अमेंडमेंट, और ये बड़ी एक इनकलाबी किस्म की अमेंडमेंट है। प्रायर टू इंडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 175 से पहले, 175A से पहले, अब अगर आप 175A की हेडिंग देखें, उस हेडिंग में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल सिविल कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल आया है 18वीं तरमीम में, और मेरे मुताबिक ये 18वीं तरमीम का वाहिद एक पॉजिटिव काम है जो इसके अंदर इंडक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले क्या होता था, जजेस को अपॉइंट कौन करता था? जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये हमेशा इनके दरमियान टसल रही है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान टसल किस बात, दो चीजों पर टसल होती है। जजेस कौन से अपॉइंट करने हैं, सर्विसेज चीफ कौन फलाना। हमेशा हमारे जो 10, 12, 15 साल रहे हैं, जब ज़िया के बाद जो जमहूरियत 12-13 साल रही है, उसमें बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा यही होती थी कि किस जज को लाना है, किसको नहीं लाना, प्रेसिडेंट ने लाना है या प्राइम मिनिस्टर ने लाना है, ये इसी बात पर करते हैं। तो 175A के इंडक्शन के बाद ये प्रोसेस जो है वो बड़ा फॉर्मुलेटेड हो गया और बड़े अच्छे तरीके से इसको उन्होंने किया। ऑल्दो कि अभी भी हम एक लेवल तक नहीं पहुंचे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम भी तकरीबन और आपको इंशाल्लाह 10-12 साल जो है, कौमों की जिंदगी में 10-12 साल कुछ भी नहीं होते, तो 10-12 साल के अंदर के बाद जो जजेस आना शुरू होंगे सुपीरियर जुडिशरी के, वो जजेस जो हैं वो बड़े एक कैलिबर भी उनका हुआ करेगा और वो बड़े जबरदस्त किस्म के जजेस जो होंगे वो इंडक्ट होंगे। अब इसमें किया क्या, वो जो एक दो लोगों के दरमियान एक अथॉरिटी का एक क्लैश चल रहा था, कौन अपॉइंट करेगा, उसको उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन के मातहत कर अंडर आर्टिकल 175A। ठीक है, और वो कमीशन क्या है, उसको कहा जाता है जुडिशियल कमीशन, जिसकी अक्सर आप पॉलिसीज भी देखते हैं कि उसमें नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो आपका ड्राइव करता है। तो जुडिशियल कमीशन जो है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। जो आर्टिकल 209, 210, 211 के अंदर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसको, और आर्टिकल 175 के अंदर, 175A के अंदर जो जुडिशियल कमीशन है, दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना। ये अपॉइंटमेंट के लिए है कमीशन, और काउंसिल जो है वो रिमूवल के लिए, जजेस के रिमूवल के लिए। ठीक है, तो 175A कहता है देयर शैल बी अ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, hereinafter in this article referred to as the commission or appointment of judges of the Supreme Court, High Courts and the Federal Sheriff Court as hereinafter provided। एक जुडिशियल कमीशन होगा पाकिस्तान का, किस पर्पज के लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीफ कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब उसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन उसकी ये है कि फॉर एवरी 3 क्लासेस, हर तीनों क्लासेस के लिए कंपोजिशन डिफरेंट है। 3 क्लासेस कौन कौन सी है जिसकी, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और फेडरल शरीफ कोर्ट का जज। तीनों के लिए कमीशन की जो तकर्री है, सॉरी कमीशन की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। कहता फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, अब इसका आर्टिकल 175A का सब क्लॉज 2। ठीक है, कहता है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, कमीशन किस पर मुश्तमिल होगा, सबसे पहले चेयरमैन, चेयरमैन कौन है, चीफ जस्टिस। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन होंगे, पहले कहता है कि फोरमोस्ट यानी 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया, चीफ जस्टिस एंड 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद a former chief justice or a former judge of the Supreme Court of Pakistan to be nominated by the Chief Justice of Pakistan in consultation with the 4-member judges for a period of 2 years। एक मेंबर कौन होगा,
सुप्रीम कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज, जिसको चीफ जस्टिस भी अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद दी 4 अदर मेंबर्स। वो जो पहले बुनियादी 5 लोग हो गए, चेयरमैन और 4 मेंबर्स, उनकी कंसल्टेशन से एक और मेंबर जो है, जो साबिक जज सुप्रीम कोर्ट का हो या चीफ जस्टिस रहा हो, उसको अपॉइंट किया जाए फॉर टर्म ऑफ 2 years। नेक्स्ट, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस मेंबर है इसका। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मेंबर है इसका। एंड लास्ट, a senior advocate of the Supreme Court of Pakistan nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. Senior advocate Supreme Court, जी प्लीज। अच्छा ठीक, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, याद रखें पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म के एडवोकेट्स हैं। कौन कौन से? एडवोकेट ऑफ द लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद एडवोकेट हाई कोर्ट, देन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये चौथी जो कैटेगरी है, ये समझ लें मुकला की सुपरलेटिव डिग्री है। इसका भी लाइसेंस होता है, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील का लाइसेंस होगा, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होगा, उसी तरह उसको लाइसेंस सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का भी मिलेगा। यानी कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें आ सकता है। सो लास्ट टाइप ऑफ मेंबर जो है वो कौन है? पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उसकी क्वालिफिकेशन है और 2 साल की टर्म के लिए है। सो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए हमारे पास कौन लोग हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फॉलोड बाय 4 members, 4 most senior judges of the Supreme Court of Pakistan, followed by the member nominated, former judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice या chairman, appropriate word है chairman, in consultation with the other 4 members। यानी वो 5 लोग चीफ जस्टिस और 4 जो टॉप जजेस हैं, उनकी कंसल्टेशन से 6ठा मेंबर अपॉइंट होगा। उसके बाद फेडरल जी वैसे ना, फेडरल लॉ मिनिस्टर, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, और फिर सीनियर एडवोकेट यानी कि पाकिस्तान बार का नुमाइंदा आप उसको कहें जी, नुमाइंदा। ये इसका कॉन्सेप्ट नुमाइंदी का है, ठीक है ना। नॉमिनेट आप मसलन हम कोई बात, वकील भी तो नॉमिनेट हो गया अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जाता ना, जस्ट लाइक दैट पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, नॉमिनेट ऑब्वियसली पाकिस्तान बार काउंसिल करेगी। यानी आपको क्या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट लॉयर और पाकिस्तान बार उसको नॉमिनेट कर रही है। देखिए, सीनियर मोस्ट लॉयर उसकी होना सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग में है ना, तो पाकिस्तान बार का मेंबर प्रैक्टिसिंग में तो नहीं होगा। ये आप पूछ रहे प्रैक्टिस करते हैं सभी, हैं, प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम कमेटी का मेंबर है, मेंबर्स होते हैं प्रैक्टिस करते हैं। करते हैं, हर बंदा करता है। प्रैक्टिस छोड़े वो मेल प्रैक्टिसिंग करते हैं। उसमें तो सीनियर पॉइंट भी यही है। देखिए, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एक डिग्री है, जस्ट लाइक आप लोअर कोर्ट की लॉयर हैं, वकील एडवोकेट है, इस तरह के एडवोकेट हाई कोर्ट है, उसके पास लाइसेंस है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। इस तरह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का लाइसेंस है। फिर उसकी एक सबसे बड़ी फॉर्म है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वाला, जिसका भी अगेन लाइसेंस मिलता है। अदरवाइज कोई बंदा वो इस तरह नहीं है कि अच्छा यहाँ पे बहुत सारे आप कचहरी में ना घूम के देखिएगा, कुछ लोगों ने सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट भी लिखा हो। पाकिस्तान में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा ब्रिस्केट भी पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता। हम बड़े ना लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1932 में लिखा गया कि एडवोकेट वही है जो पाकिस्तान में डिग्री दे या पाकिस्तान के अलावा सिर्फ एडवोकेट ही कराया जाएगा। ब्रिस्केट तो अप्लाई नहीं करेगा, हम वो भी अप्लाई करते हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से ये तो एक चले ऑलरेडी डिफरेंट वो है, मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो भारत लॉ है वो पाकिस्तान में बिल्कुल एक्सेप्टेबल, ये उसमें ऐसा कोई शिक नहीं है। बल्कि उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भारत लॉ के अंदर आते हैं उनके लिए 2 साल की जो हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने की 2 साल की शर्त है ना, वो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। दे कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इन टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिएगा, वाला दोबारा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वो जो 8वां मेंबर है वो नुमाइंदा है पाकिस्तान बार काउंसिल का, और पाकिस्तान बार काउंसिल अपनी नुमाइंदगी के लिए उसको नॉमिनेट करके
उस कमीशन में भेज दिया। तो याद रखें इन दो के अलावा बाकी तमाम मेंबर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब पता है क्या होता है? बाय वर्चू ऑफ देयर ऑफिसेस, ठीक है ना। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका चेयरमैन है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके मेंबर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर जो भी होगा उसका मेंबर बन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो भी होगा उसका मेंबर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई उसमें नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन ये जो दो लोग हैं, एक वो जिसको साबिक जज जिसको कमीशन का हिस्सा बनाया गया है और दूसरा बार काउंसिल का नुमाइंदा, ये दोनों नॉमिनेटेड होंगे, इनका टर्म भी होगा। देखिए ना ऊपर कहीं पे टर्म नहीं किसी का लिखा हुआ, चाहे चीफ जस्टिस 1 महीने के चीफ जस्टिस बना है वो चीफ जस्टिस है, वो इसका चेयरमैन है। लेकिन जो बार काउंसिल का नुमाइंदा या जो साबिक जज को अपॉइंट किया गया उसका टर्म लिखा गया 2 साल। फेडरल लॉ मिनिस्टर असेंबली टूट जाए, फेडरल लॉ मिनिस्टर खत्म हो गया, नया एक्टिंग आ जाएगा, निगरान गवर्नमेंट में आ जाएगा, वो उसका मेंबर बन जाएगा, यानी कि इस बाय वर्चू ऑफ देयर ऑफिसेस वो इसके मेंबर है। तो ये 8 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट, ठीक हो गया। और ये बात यहां पर ये भी नोट कर लें कि यही 8 मेंबर्स हैं जो परमानेंट है, हर सूरत रहेंगे इसके अंदर। जो इसमें से डिलीट, इसमें से एडिशन होगा आगे जब आपने हाई कोर्ट के जजेस तैनात कर रहे हैं, उसके अंदर और कुछ लोग ऐड हो जाएंगे। आपने फेडरल शरीयत कोर्ट को ऐड करना है, उसके जज को अपॉइंट करना है, उसमें और कुछ लोग ऐड हो जाएंगे। लाइक वाइज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट जो है उसकी कंपोजिशन कमीशन की बन जाएगी। बट दीज 8 मेंबर्स शैल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होंगे। 9 मेंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, अच्छा अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, उसमें हम ज्यादा डिटेल में जाते। जब भी किसी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात आएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल कोर्ट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है इतनी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात आएगी उसके ऊपर एक फैसला मौजूद है, असद अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1996 का वाला फैसला है। उस फैसले के अंदर मैं शायद गलत नाम बता रहा हूँ बट इसको चेक किया जा सकता है, मैं चेक करके कंफर्म कर दूंगा। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ओनली द सीनियर मोस्ट जज शैल बी द चीफ जस्टिस, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर अपॉइंटमेंट की हद तक वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, कमीशन बैठता है और वो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करता है जी, प्रीमियर जज को अपॉइंट कर दिया, सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अब जो जितने भी फ्यूचर जजेस आने हैं तो आपको सबका पता होता है कि ये चीफ जस्टिस इसमें बनना है या इसमें नहीं बनना, इसमें कब रिटायर हो जाना है, इसमें तब तक रहना है नहीं रहना, वो किसी का टेन्योर चल रहा है नहीं चल रहा, ये तमाम चीजें जो है वो उसी तरीके से उसमें चलती रहती है। अच्छा अब यहाँ पर या ये बात तो आप थ्रू आउट याद रखें कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा फॉर दी पर्टिकुलरली अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अच्छा इसकी क्लॉज 3 में आ गए, notwithstanding anything contained in clause 1 or clause 2, the president shall appoint the most senior judge of the Supreme Court as the chief justice of Pakistan। ये बात उसने वो लिख दिया, उसने ऊपर कहा कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी होनी है और ये वो सारा, लेकिन नीचे उसने उसकी प्रोवाइजो आपको दे दी कि जो मर्जी ऊपर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट जो है वो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस, वो कोई जूनियर जज किसी सूरत में नहीं बन सकता, सुपरसीड नहीं कर सकता। The Commission may make rules regulating its procedure। बड़ी कॉमन सी बात है कि सारी चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की जा सकती, सारी चीजें मेंशन नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए कुछ चीजें डेलीगेट कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की हम बात करते हैं, आपके कोर्ट्स का भी हिस्सा है कि हाई कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई है, लेकिन हाई कोर्ट्स के रूल्स कौन बनाता है? जस्ट लाइक दैट कि कमीशन बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कमीशन को इख्तियार भी दे दिया कि वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो बना सकते।
क्लॉज 4 क्लॉज 5 कहता है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, अब ये वो पॉइंट है जिसके मैंने आपकी तरफ पहले इशारा किया था। क्लॉज 5 में कहता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लॉज 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। क्लॉज 2 में जो कमीशन के मेंबर्स बताए गए हैं वो तो परमानेंट हैं, मैंने आपको पहले कहा। 5 में वो ये कहता है कि अब उसमें ये एडिशन हो जाएगा। कौन कौन सा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू विच अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी है तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जो है वो, यानी चीफ जस्टिस कंसर्न आप इसको कह लें कि चीफ जस्टिस कंसर्न जो है वो उसका पार्ट होगा। मेंबर द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज, वो भी इसका पार्ट होगा। और तीसरा, an advocate having not less than 15 years practice in the high court to be nominated by the concerned bar council for a term of 2 years। जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात आएगी, जस्ट लाइक वहां पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था, तो यहाँ पर भी कंसर्न बार काउंसिल का, पंजाब बार काउंसिल का नुमाइंदा यहाँ पर बैठेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट 15 years ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की 15 साल की प्रैक्टिस, नॉट टोटल 15 साल की। बात समझे? हाई कोर्ट की 15 साल की प्रैक्टिस, कंसर्न बार काउंसिल। अब ये 3 लोग इसमें ऐड हो गए। अब मूवी बना, क्या मूवी बना? वो तो बन रही है, मैंने कहा इसलिए मैं कहा खाता हूँ खाते तो बन रही है। ओके, तो 3 लोग जो हैं वो फर्दर उसके अंदर ऐड होंगे। चीफ जस्टिस कंसर्न, सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड बार काउंसिल कंसर्न का नुमाइंदा। मेरा ख्याल से नहीं होता, ठीक है? देखा वो, सॉरी वो पॉइंट नंबर 3 में स्किप कर गए। प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये 4 लोग ऐड होंगे। अब यहां पर भी आप देखें तो एक ही शख्स जो है वो नॉमिनेट हो रहा है, बाकी तीनों बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेस उस कमीशन का पार्ट बन गए हैं। एक शख्स नॉमिनेट हो रहा है एंड दैट पर्सन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न बार काउंसिल। ठीक हो गया? चले आगे। अब प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट द मोस्ट सीनियर जज, वही बात उसने रिपीट जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लिए की है, यहां पर वो हाई कोर्ट के लिए वही बात रिपीट कर। क्लॉज 6 में आ रहे हैं। क्लॉज 6 में वो कहता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द इस्लाम। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट हाई कोर्ट है, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, बट उसकी अपनी कंपोजिशन के हिसाब से वो एक डिफरेंट हाई कोर्ट। कैसे कि वो किसी प्रोविंस के मातहत तो है नहीं, किसी प्रोविंस की नहीं है ना, तो लिहाजा वहां पे प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए जो स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लॉज 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जो है वो किस में ऐड होंगे? क्लॉज 2 के अंदर। क्लॉज 2 में ये हाई कोर्ट वाली सारी बीच में से निकाल देनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेपरेटली ट्रीट करना है, वो क्लॉज 2 के एडिशन में आएगा। समझ आ रही है कि नींद आ रही है? सबसे अच्छी नींद वैसे कहते हैं लेक्चर में आता है, ऐसे ही ये बीच में काफी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको पता है कि मेरे लेक्चर में कितनी नींद आती है। क्यों आ गया? अच्छा जी, ये थोड़ा सा ना हंसने से भी नींद जो है ना वो चली जाती है, इसलिए जरा बीच में। जी ना, ये आपने बड़ी खतरनाक बात की आ रही है, ये आपने अपलिफ्ट कर दिया है मेरे। ओके, ये बेसिकली ये
कंपोजिशन है। इसी तरह आप इसमें फेडरल शेड्यूल कोड की जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर भी वो तकरीबन इसी तरीके से है। इसी को आप उसमें देख लें, उसमें भी कंसर्न जो चीफ जस्टिस होगा और कंसर्न जो उसका एक सीनियर मोस्ट जज होगा वो उसका मेंबर बन जाएगा और उसके बाद ये अब ये एक पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक पार्ट अपॉइंटमेंट का एक पार्ट कंप्लीट होता है। ये नहीं है कि ये कमीशन अपॉइंट कर देता है, कमीशन अपॉइंट नहीं कर रहा। कमीशन के बाद ये आगे कहां जाएगा, फाइल कहां जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में या पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगी। आगे उसकी भी कंपोजिशन है, वो डिटेल में मैं इस वक्त नहीं उसके जाना चाहता। मैं आपको वैसे उसका बता देता हूँ कि वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के दोनों साइडों से इक्वल मेंबर्स मौजूद हैं, यानी गवर्नमेंट साइड से भी बराबर होंगे, ऑपोजिशन साइड से बराबर होंगे, सेनेट से भी उतने ही होंगे, नेशनल असेंबली से भी, यानी गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन बेंचेस का की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी उस पार्लियामेंट्री कमेटी में। वो जिन जज साहब का नाम वहां से इनिशिएट हुआ है कमीशन से, उनके ऊपर अब ये कमेटी गौर करेगी और उसके बाद ये नाम को ओके करेगी तो अपॉइंटमेंट होगी। अब क्या ये कमेटी डेफर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको इन राइटिंग और चैलेंजेबल ग्राउंड्स देनी पड़ेगी। ये नहीं कि कमेटी जो है वो बस एक उसने डेफर कर दिया, उसने को पता लगा कि भाई ये जज नहीं, इस जज को नहीं अपॉइंट करना, तो कमेटी जस्ट डेफर करना उसको नहीं, उसकी इन राइटिंग रीजन देनी होगी और वो रीजन चैलेंजेबल है, यानी कि उसके खिलाफ कमीशन में या जो भी अप्रोप्रिएट फोरम हो सकता है उस फोरम में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, या अपील कहना है या रिकंसिडरेशन कहना है या उसके बारे में रिव्यू कहना है, जिस तरीके से आप उसको कहना चाहें। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माशाल्लाह जो कमेटी है वो भी पार्लियामेंट के लोगों में है और उनका कितना जब मैं खुद, अब मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, जब मैं खुद करप्ट होऊंगा तो मैं किसी और को नहीं पूछ सकता, किसी और की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो ये कमीशन का आपका जो टोटल है, इसको मैंने थोड़ा सा सम अप कर दिया है। पार्लियामेंट्री कमेटी वाला जो वो है उसको मैंने अभी स्किप कर दिया है। मेन कंपोजिशन जो है वो जुडिशियल कमीशन की है। याद रखें कि जुडिशियल कमीशन सिर्फ नहीं है, जुडिशियल कमीशन सिर्फ इकलौता अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, साथ पार्लियामेंट्री कमेटी है जो उसको उसके फैसले को इंडोर्स करे। ठीक है, वो इंडोर्स ना करे तो फिर वो उस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनका उसको डेफर करने के लिए उनके पास जो स्कोप है वो स्कोप बहुत कम है। वो स्कोप उनको इन राइटिंग उसकी रीजनिंग देने की पाबंद करता है और वो रीजन जो है वो फिर आगे चैलेंज किए। मोबाइल साइन कर लें। तो ये आपका था आर्टिकल 175A जो इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मुतालिक। हाँ, अब हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन, इसकी पावर्स और जुरिडिक्शन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 175A से मुतालिक। ओके, क्वेश्चन ना आने की दो रीजन होती है वैसे, एक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ a chief justice to be known as the chief justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by act of parliament। कंपोजिशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कंपोजिशन में चीफ जस्टिस लाजिमी है, उसका इंटीग्रल पार्ट है चीफ जस्टिस, एंड सो मेनी अदर जजेस। अब सो मेनी अदर जजेस कहां से डिटरमिन होंगे? वो आगे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो हमारा प्रेजेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट जजेस से मुताबिक, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी है? 18-19 एक करना 18 या 19 16 15
16 टोटल 17 है, ठीक है जी। अच्छे वकील है माशाल्लाह, आपने बीच में वो रखा है, एम्बिग्यूटी रखी है ताकि उसको कवर कर सके। 16 जजेस हैं, बात उनकी बिल्कुल ठीक है टेक्निकली, 17 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। मैं भी किसी के साथ एक डालना ये एक उसको डाल दिया। इसके अलावा ना इसमें एडहॉक जजेस भी अपॉइंट होते हैं, वो आगे जिक्र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब as determined by as may be determined by act of parliament और until so determined as may be fixed by the president। जब तक डिटरमिन नहीं होता तो प्रेसिडेंट फिक्स कर लेगा। ये जाहिर है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में तो तब ये बहुत सारी चीजें जो थी वो लूप होल्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ चीजें अगर डिटरमिन पार्लियामेंट जब तक नहीं करती तो फिर प्रेसिडेंट उसको डिटरमिन कर सकता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तरीकाकार हमने पढ़ लिया है, तरीकाकार पढ़ लिया। अब ये है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, हु मे बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो क्वालिफिकेशन उसने आगे बयान की है। पहले वो कहता है कि चीफ जस्टिस एंड ईच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A, जो हमने जस्ट अभी इसको पढ़ा है। नेक्स्ट कहता है, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज, and has for a period of or for periods aggregating not less than 5 years been a judge of a high court, including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing date। जब तक कि वो 5 साल हाई कोर्ट का जज ना रहा हो तब तक उसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया जाए। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी कंडीशन क्या है कि बतौर हाई कोर्ट के जज के उसने 5 साल का एक टेन्योर जो है उसने गुजारा है बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट। वैसे तो इससे ज्यादा गुजर जाता है, लेकिन ये 5 साल उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा एंगल क्या है कि जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जज को तैनात किया जा सकता है, और हैज फॉर अ पीरियड ऑफ और फॉर पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 15 years been an advocate of a high court, including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing date। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जो मेंबर होगा बार कौंसिल का नुमाइंदा, जो कमीशन का मेंबर होगा, उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है ना, 15 साल बतौर हाई कोर्ट एडवोकेट हाई कोर्ट उसकी प्रैक्टिस होगी। वो कहता है कि 15 साल अगर एक वकील हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर चुका है, he is eligible to be appointed as the judge of the Supreme Court। लेकिन as per my knowledge और present practice, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज अपॉइंट नहीं किया जाता। यानी ये नहीं होता कि किसी वकील को उठाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया। किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक हो गया, क्लियर है? यस सर। जज ऑफ हाई कोर्ट है तो 5 साल के लिए वो इस हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, या 15 साल उसको बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट उसने प्रैक्टिस की हो किसी भी हाई कोर्ट। आर्टिकल 178 ओथ ऑफ ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल याद रखने, जनरल प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी ओथ का लफ्ज आएगा आपने आंखें बंद करके उसको 3rd शेड्यूल पर रेफर कर। जितने भी ओथ्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल के अंदर लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स। आप किसी ओथ का नाम ले लो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, नेशनल असेंबली का मेंबर, प्रोविंशियल असेंबली, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस, फेडरल शेड्यूल कोड, इवन आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनका भी ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया कि वो भी हल्फ जो उठाते हैं जब अपनी वो सर्विस में कमीशन हासिल करते हैं, या जब भी वो अपॉइंट होते हैं तो वो भी हल्फ उठाते हैं, और वो हल्फ भी 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन है। उसके बाद 179 इज द रिटायरिंग एज। रिटायरिंग एज सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी है? 65 ईयर्स। इन नो सर्कमस्टांसेस
A judge of the Supreme Court can serve as a permanent judge of the Supreme Court after attaining the age of 65 years. जब वो 65 साल का हो जाएगा तो उसके बाद वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकता, रह सकता। उसके बाद एक और चीज जिसका मैंने पहले जिक्र किया, एड हॉक जज, सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज, वो जज उसका प्रोसेस है, उसके आगे जिक्र आएगा उसका, उसको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन बतौर परमानेंट जज, यानी परमानेंट जज से मुराद क्या है, पावर्स में कोई फर्क नहीं है। परमानेंट जज जो है एट एनी टाइम ही कैन बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर भी रिटायर हो गए हैं, कोई रिजाइन कर गया है, किसी को रिमूव कर दिया गया है, कोई दोबारा स्टाफ बहुत हो गया है, तो उसका नंबर आ सकता है जल्दी, जो परमानेंट जज है। जो एड हॉक जज है, ही कैन नॉट बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये फर्क है, वरना जो जुडिशियल पावर्स है वो सेम है। सॉरी जी, फॉर स्पेसिफिक टाइम आते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। एड हॉक जजेस जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपनी मुद्दत, जो उसकी एज है 65 ईयर्स की, वो उसमें पूरी करती है। आर्टिकल 180 एक्टिंग चीफ जस्टिस, सिंपल सा प्रोविजन है कि जब भी चीफ जस्टिस जो है वो इज नॉट अवेलेबल, इज एब्सेंट फ्रॉम कंट्री, तो वो जो है जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको नॉर्मली प्रैक्टिस के मुताबिक उसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैव नॉट प्रीवियसली हेल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अदरवाइज देन अंडर दिस आर्टिकल टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से आर्टिकल 181 है एक्टिंग जजेस। सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, जजेस छुट्टियों पर हैं, अवेलेबल नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी किसी वजह से, जुडिशियल कमीशन नहीं बैठ रहा, जुडिशियल कमीशन कंप्लीट नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो रेफर नहीं कर रहा, सेनेट नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई भी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड कंप्लीट नहीं है, किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं है, किसी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं है, तो उस सूरत में एक्टिंग जजेस जो है वो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक्टिंग जजेस के लिए मोस्टली जो कहा जाता है वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स 5 साल की प्रैक्टिस को सामने रखते हुए हाई कोर्ट से किसी भी शख्स को कहा जाता है फॉर द टाइम बीइंग आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जो एक्ट है उसको परफॉर्म करें। तो आई हैव बीन एडवाइज्ड टू कंक्लूड द लेक्चर। तो पढ़ाने का है मुझे भी बड़ा मजा मेरे से बाद दोबारा सामने आया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू उस्मान साहब जब आवाज देंगे तो इंशाल्लाह बैठ करते हैं। सो क्वेश्चन वगैरह अगर हैं यहाँ तक कोई है तो आप पूछ सकते हैं। जी, वो यही बात मैंने एड हॉक जज के बारे में बताई थी ना कि अगर प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर हो गया, उसके बाद उसको एड हॉक जज ले आते हैं, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन कोई? थैंक यू।